बैंकों के कामकाज में सिविल रिपोर्ट के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि सिविल रिपोर्ट निकालने पर मुकदमा हो सकता है, और वो भी गैर जमानती धाराओं में। जी हाँ, आजमगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक विवाहित महिला की सिविल रिपोर्ट बगैर उसकी जानकारी के निकाला गया। इस मामले में उसके परिवार के एक सदस्य के साथ यूनियन बैंक के मैनेजर की मिलीभगत सामने आ रही है। अपनी तरह का पूरे देश में शायद ये पहला मुकदमा होगा जो किसी सिविल रिपोर्ट निकालने पर संबंधित बैंक कर्मी के खिलाफ दर्ज हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद थाने में यह मामला संगीन धाराओं में दर्ज किया गया है। पीड़िता अंकिता के आवेदन पर दर्ज मामले की पूरी समीक्षा खुद डीआईजी रेंज आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल कवरेज को बताया कि सिविल रिपोर्ट एक बेहद ही गोपनीय दस्तावेज है और बगैर संबंधित व्यक्ति के अनुमति के इसे कोई दूसरा निकाल नहीं सकता, ना ही इसका प्रयोग कर सकता है। उधर अपने साथ हुए इस धोखाधड़ी से आहत अंकिता का कहना है कि यह मामला एक नज़ीर की तरह सामने है और डीआईजी रेंज आजमगढ़ से मिले आश्वासन के बाद दिल्ली लौट चुकी अंकिता का यह मानना है कि उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है सिविल रिपोर्ट जो होती है उसके, ये एक तरह से आप समझिए कि ये भारत का शायद पहला ही मामला होगा कि सिविल रिपोर्ट किसी की ना जानकारी में निकाली गई हो या उसका मिसयूज़ किया गया हो। और इसकी जो वादी हैं, इस पूरे मामले की जो पीड़िता आप कह लीजिए, वो अंकिता हैं, हमारे साथ है। ज़रा उनसे जानेंगे कि ये पूरा मैटर है क्या और क्या उनको इसमें दिक्कतें आई। अंकिता, आपके द्वारा एक मुकदमा दर्ज है आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद थाने में। सिविल रिपोर्ट जो होती है, जो अमूमन किसी को लोन लेते समय, क्रेडिट कार्ड लेते समय उसकी ज़रूरत होती है, आपका एक तरह से बहुत ही प्रिक्योर डॉक्यूमेंट है, आपका पूरा फाइनेंशियल एक्सरे कह लिया जाए। इसका कुछ मिसयूज़ का मामला क्या है, ये प्रकरण हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा, तो सिविल रिपोर्ट एक बहुत ही निजी दस्तावेज है जिसमें हर एक इंसान का जन्म से लेके अभी तक का जितना भी उनके नाम पे लोन लिया गया है या फिर जो भी अभी तक के क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप ऑफ लोन ही है, तो उन सब के भी सारे डिटेल्स, कब आपने लिया, कब इशू हुआ, कब आपने उसको क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करा या लोन को क्लोज़ करा, आपकी ईएमआई कितनी है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर सिविल रिपोर्ट में आपकी होती है। तो अगर ये हमारे किसी भी राइवल कंपनी को पता चल जाए समय से पहले, वैसे तो हर एक कंपनी को डिक्लेयर करना होता है कि हाँ हमारे नाम पे इतना लोन है एंड इतना हमने कंपनी पैसा इन्वेस्टर्स से उठाया है, लेकिन फिर भी अगर समय से पहले ये पता चल जाए तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टर्स उसको देखकर ये समझ सकते हैं कि हम अब फर्दर इस इंसान के साथ या इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास बहुत सारा लोन है एंड अगर नुकसान का कुछ समय ऐसा आया तो उस समय शायद वो अपने आप को वापस नहीं उभार पाए। तो इसीलिए हर एक इंसान को सिविल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको बहुत ही बचा के रखना चाहिए। हमारे मामले में यह हुआ कि इन्वेस्टर को जब पता चल गया तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके नाम पे बहुत लोन है। तो फिर हमारी कंपनी किसी काम की ही नहीं रही। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो हमने 2 महीने या 2.5 महीने वेट करके उस कंपनी को फर्दर बेच दिया। जितनी भी हमारी लागत थी, जो भी सीए का फीस था, वो सब करके हमने 2.5 महीने के अंदर उस कंपनी को बेच दिया। फर्दर मैंने उस रिपोर्ट का जब ध्यान से देखा तो उस पर काफ़ी चीज़ें ज़रूरी मिटाई गई थी, लेकिन एक चीज़ रह गया था उसके ऊपर, वह था ट्रांस यूनियन। मैंने ट्रांस यूनियन कंपनी को फ़ोन किया, मैंने कहा आपने जो ये किया है उसकी वजह से मुझे इतना लॉस हुआ है, क्या आप यह रिपोर्ट सबको अगर इस तरीके से बांटते रहेंगे तो मेरे साथ तो ये हुआ, हो सकता है दूसरे इंसान से कुछ और भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप ऐसे इल्ज़ाम लगा तो रही हैं, लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं है। इवन आप हमारी वेबसाइट पे भी जाइएगा तो हमने बहुत सिक्योरिटी रखी है, ऐसा नहीं कि कोई भी उससे रिपोर्ट जनरेट कर लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो फर्दर उन्होंने कहा कि आपका कंट्रोल नंबर और रेफरेंस आईडी अगर आप देंगे उस रिपोर्ट का तो हम शायद कहीं आपकी हेल्प कर सकें। तो मैंने उनसे एक पर्टिकुलर अवधि ड्यूरेशन बताया। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उन्होंने फाइंड करा कि कौन कौन सी सिविल रिपोर्ट जो है सिर्फ वो ट्रांस यूनियन से निकाली गई थी। उन सारे कंट्रोल नंबर और रेफरेंस आईडी को शॉर्ट आउट किया गया और फिर फर्दर उसी रेफरेंस आईडी से पता किया गया कि आखिर वह है किस बैंक का। वहाँ से यह पता चला कि ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस आईडी है।
फिर मैंने फर्दर राजस्थान में इसको रिपोर्ट करा कि भाई आप देखिए आपके बैंक में तो कहीं ये नहीं है। उन्होंने कहा आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं पर फिर भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगे रहने के बाद, दौड़ा भागी करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो IP एड्रेस जहाँ से कंट्रोल नंबर जनरेट हुआ है वह कंट्रोल नंबर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। तो फिर मैं यहाँ पहुँची, फिर यहाँ मैंने RTI अप्लाई किया, तो भी मुझे बैंक से कोई सपोर्ट मिला नहीं और ये लोग अपनी इस मिस्टेक को छिपाने लगे बहुत ही। और उसमें मेरी एक ID प्रूफ भी लगी थी जिस पे मेरे साइन का फोटो स्टैट है, नॉट की रियल साइन। फिर भी जी इम्पोज किया गया है थ्रू फोटोशॉप और वॉट एवर, आई डोंट नो, माइट भी ये भी पॉसिबल कि मेरे को अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हो उसको फोटो स्टेट निकाल लिया गया हो, ऐसा करके हुआ। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी दिखाया नहीं गया कि मैं डॉक्यूमेंट सबमिट हुई क्या थी, एंड वो बात को अभी भी गोल गोल घुमा रहे हैं और वो इस इतने बड़े फ्रॉड को भी कह रहे हैं कि यह मिस्टेक है हमारे एक एम्प्लॉय की, ना कि फ्रॉड। तो फिर आप जब ये पूरा मामला सामने आया, आपको बैंक का पता चला कि आजमगढ़ का बैंक था, तो आप सीधे मुकदमा की जो प्रक्रिया थी FIR की वो आजमगढ़ में किया आपने, या जहां आप रहती हैं दिल्ली से आपने इसको शुरू किया? तो एक्चुअली जब मुझे ये पता चला और मुझे ट्रांस यूनियन ने कह दिया कि हम ऐसे नहीं देते हैं, तब मैंने उसी समय, कोरोना का टाइम चल रहा था एंड FIR दर्ज करना इतना आसान है भी नहीं एंड पुलिस बहुत मुश्किल से करती है, तो मैंने EFIR थेफ्ट में लगाई थी, जो थेफ्ट की EFIR होती है, मैंने वहाँ पे ये FIR करा। फिर उसको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने भी मुझे सपोर्ट नहीं करा और वो मुझसे ब्लैंक पेज पे साइन करवा के इस मामले को क्लोज़ करने की पूरी कोशिश करी, पर मैंने ब्लैंक पेज पे साइन नहीं किया, मैंने EFIR क्लोज़ नहीं करी। फर्दर मैं ACP DCP तक दौड़ी एंड उनसे मैंने बोला कि मैं फर्दर यहाँ तक इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ कि आजमगढ़ में मामला है, तो उन्होंने कहा कि अगर ज्यूरिडिक्शन वहाँ फॉल करता है देन वी कैन ट्रांसफ़र दिस पर्टिकुलर केस। तो मैंने कहा ठीक है, आप कम से कम ट्रांसफ़र करने की कृपा करें। ट्रांसफ़र में मुझे काफ़ी दौड़ना पड़ा, मैं SHO पालम के मतलब बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर दिन भर रहती थी, कम से कम लगातार नहीं भी तो मैं कह दूँ कि महीने भर, तब जाके ये केस यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट यहाँ के ज्यूरिडिक्शन से मिला है, पर बैंक अभी भी बहुत ज़्यादा चौड़े में है और उन्होंने उस पर्टिकुलर ब्रांच हेड को जिसने ये चोरी की थी उसको भगा दिया है, वो अभी गायब है, वो अपने प्रेजेंट एड्रेस पे भी नहीं है। वो अपने, उनका एक तो प्रेजेंट एड्रेस उनका गलत दिया HRA पोर्टल से निकाल के उन्होंने, उनके HR ने, एंड जब मैं वहाँ गई तो उनका एड्रेस कुछ और ही था एंड वो पर्टिकुलर एड्रेस गलत था। एंड देन ब्रांच हम गए तो वहाँ से वो ब्रांच मैनेजर भागे हुए हैं एंड ये प्रॉब्लम्स मैं झेल रही हूँ, लेकिन नो डाउट मुझे हेल्प मिली। FIR अभी दर्ज होने के बाद आपका ये कहना कि अभी गिरफ्तारी जिसको कहते हैं कि सेकंड स्टेप जो है वो अभी नहीं हुआ है, आप इसमें उच्च अधिकारियों से भी मिली थी यहाँ के, क्या उनका कहना था? यहाँ के DIG साहब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा अगर क्राइम हुआ है तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे एंड उन्होंने इस मामले को काफ़ी पढ़ा, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को समझा एंड समझने के बाद उन्होंने कहा है जो भी ज़रूरत हो सकेगा उस अपराधी को जल्दी से जल्द पकड़ने में, वो सारे में मेरी हेल्प करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आजमगढ़ रेंज है और इसी रेंज मुख्यालय के थाना है निज़ामाबाद, जहां पर अगर मैं कहूं कि मेरी जानकारी में भारत का एक अनोखा मुकदमा वहां दर्ज है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी की सिविल रिपोर्ट, जो अमूमन इकोनॉमिकल हेल्प के लिए निकाली जाती है, वो गैर जानकारी में निकाली गई और उससे संबंधित मुकदमा दर्ज है। और इस पूरे मामले को DIG रेंज साहब आजमगढ़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं, अपने रडार पर रखे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या वाकई एक तो ये इतना बड़ा ऑफेंस होता है और दूसरा कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस पीड़िता के तहरीर के आधार पर। DIG साहब, एक मुकदमा दर्ज हुआ है आपके रेंज मुख्यालय में, निज़ामाबाद एक थाना पड़ता है, कि सिविल रिपोर्ट की चोरी का मुकदमा। मेरे लिए भी एक बड़ा पहली बार अनोखा टाइप से कुछ सुनने को लग रहा है। क्या है ये प्रकरण, क्या वाकई ये इतना प्रिक्योर डॉक्यूमेंट होता है? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक इस डॉक्यूमेंट की सेंसिटिविटी का मामला है तो निश्चित रूप से एक गंभीर डॉक्यूमेंट है। किसी भी व्यक्ति का आप इसे पर्सनल फाइनेंशियल एक्सरे रिपोर्ट कह सकते हो। रही बात इस प्रकार का मामला अभी तक न दर्ज होने का या न संज्ञान में आने का, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जब तक किसी भी मामले में जब तक पुलिस के पास कोई कंप्लेन नहीं होती तब तक पुलिस उसका विधिक दृष्टि से विचार नहीं करती। चूँकि यह मामला एक पीड़िता पत्नी द्वारा, जो कि स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके द्वारा अपने बैंक मैनेजर पति के खिलाफ कराया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उनके पति, जो कि बैंक में मैनेजर हैं, उन्होंने उनकी सिविल रिपोर्ट बिना उनकी जानकारी के अपने बैंक में मैनेजर होने का फ़ायदा उठाकर अपने सहयोगी रिश्तेदार, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे,
और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही इनका अपना अकाउंट था, वहाँ से उनकी सिविल रिपोर्ट उन्होंने बिना इनकी सहमति के प्राप्त की। इतना ही नहीं, पीड़िता का यह भी आरोप है कि उनके पति ने इस सिविल रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद ही उनके विरुद्ध टॉर्चर की कार्रवाई शुरू की, लगातार उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे और इसी आधार पर उन्होंने उनसे डिवोर्स के लिए सिविल कोर्ट में सूट दायर किया। उनका कहना था कि उन्होंने इस सिविल रिपोर्ट को आधार मानकर, चूँकि उन्होंने लोन पहले से ही, शादी के पहले से ही प्लॉट के लिए और कार के लिए लोन रखा था, उसको आधार मानकर उन्होंने कोर्ट में हमारी सिविल रिपोर्ट की कॉपी लगाते हुए वाद दायर किया कि चूँकि इन्होंने मेरी जानकारी के बिना शादी के पहले ये लोन लिया है, ये तथ्य नहीं बताया, इसलिए डिवोर्स का ये पर्याप्त आधार है, ऐसा दावा करते हुए उनके विरुद्ध कोर्ट में सेपरेशन का वाद दायर किया। पीड़िता का कहना है कि चूँकि यह सिविल रिपोर्ट उसकी पर्सनल रिपोर्ट थी, उसकी सहमति के बिना निकाली गई, यहाँ तक तो एक इशू था ही, उससे भी बड़ा इशू ये है कि इसको उसके जीवन को खराब करने के लिए, उसके पति से उसका डिवोर्स सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रयोग किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। इसी कड़ी में पहले पीड़िता द्वारा महिला आयोग दिल्ली में संपर्क किया गया। वहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले को अपने यहाँ नील अपराध संख्या पर कायम करते हुए इस संपूर्ण प्रकरण को अपराध दर्ज करने के बाद आजमगढ़ जनपद स्थानांतरित किया गया, जहां पर इसे संज्ञान में लेते हुए निजामाबाद में अपराध संख्या पर कायम करके सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जो पीड़िता अंकिता, उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तो क्या नामजद मुकदमा है, बैंक कर्मियों की संलिप्तता है, उनके खिलाफ भी मुकदमा है, और अब आपका क्या दिशा निर्देश है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, नामजद मुकदमा 2 लोगों के खिलाफ है। बेसिक रूप से जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ की शाखा के प्रबंधक थे, उनके विरुद्ध ये नामजद मुकदमा है, जिनके द्वारा पीड़िता की सहमति के बिना सिविल रिपोर्ट दूसरे पक्ष को दी गई, और साथ ही साथ यह स्वयं उनके पति के भी खिलाफ मुकदमा है, जिन्होंने न केवल इस सिविल रिपोर्ट को बिना उनकी सहमति के प्राप्त किया, बल्कि उसको डिवोर्स के एक बेस के रूप में सिविल कोर्ट में उनके विरुद्ध सेपरेशन के लिए दायर किया है, उसमें भी इसका प्रयोग किया है। ये मैं अब स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये प्रकरण सबसे पहले दिल्ली में ही रजिस्टर हो चुका था। वहां से चूँकि घटना स्थल आजमगढ़ दर्शाया गया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़ घटना स्थल बताया गया था, इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा इसको आजमगढ़ जनपद स्थानांतरित किया गया। निश्चित रूप से जनपद आजमगढ़ स्थानांतरित होने के बाद, यहाँ दर्ज करने के बाद इस पर अग्रिम विवेचना की कार्रवाई होनी थी। पीड़िता स्वयं मेरे पास आई थी, उन्होंने अपने सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे, मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को और आईओ को इस संबंध में सुसंगत धाराओं की जो एफआईआर में अभिवृद्धि थी उनको जस्टिफाई करते हुए, उनको क्रॉस चेक करते हुए जो सुसंगत साक्ष्य मिले उनके आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। अद्यतन स्थिति यह है कि आईओ ने इस प्रकरण में एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आईओ का कहना है कि अभी तक जो उसने परीक्षण किया है उसमें सुसंगत साक्ष्य आरोपियों के विरुद्ध मिले हैं, जिनके लिए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये थे डीआईजी रेंज आजमगढ़ साहब, जो बता रहे थे कि ये अपने तरफ के एक अनोखे इस पूरे मामले में उनके द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं और आईओ अब इसकी विवेचना जो है वो करके अब अगर यथाशीघ्र गिरफ्तारी उसमें के लिए एनबीडब्ल्यू भी लेने का कोर्ट से प्रयास कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण को आजमगढ़ पुलिस कितने बढ़िया ढंग से और एक नज़ीर के रूप में इसका पटाक्षेप कर पाती है, ताकि अन्य लोगों के लिए भी ये एक सीख होगी।